तो साथियों, आप सभी के लिए एक और बेहतरीन महत्वपूर्ण हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाए हैं। जिस तरीके से आजकल एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके का ये प्रैक्टिस सेट है। आप लोग इसको जरूर करके एग्जाम देने जाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र क्या कहलाता है? तो ये परिपत्र कहलाता है। जो राज्य सरकारों को भेजा जाता है सरकारी पत्र, इसे परिपत्र कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है। तो ये तीनों पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? तो माता पिता जो कि शुभाशीर्वाद अभिवादन करते हैं। राइट ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों, अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी इसको देख पाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ या उपयुक्त सभी? तो इनमें से मूल दीर्घ स्वर जो कि सभी हैं। राइट ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। तो शुद्ध शब्द इनमें से अधीन है। अधीन, आगामी नहीं आगामी होता है। केंद्रीय, दीक्षा, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन अधीन लिखा है। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर सांप्रदायिकता लिखी है, तो सांप्रदायिकता इस तरीके से लिखा जाएगा। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी स्वसंधि के अंतर्गत आते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी होगा। आपसे स्वसंधि के भेद भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कितने होते हैं? तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि कितने होते हैं स्वसंधि के भेद। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? उज्ज्वल, ऋग्वेद, उच्चारण, तथापि। तो व्यंजन संधि पूछा है, तो यहाँ पे तथापि जो कि व्यंजन का उदाहरण नहीं है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। सेना नायक में कौन सा समास है? तो सेना नायक में तत्पुरुष समास है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, चौराहा का सामासिक विग्रह क्या हो जाएगा? तो चौराहा का सामासिक विग्रह होगा चार राहों का समाचार। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, अनुकरण में उपसर्ग कौन सा है? तो आप सभी लोग पहले से जानते हो, उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? तो प्रत्यय किसी शब्द के बाद में जुड़ता है। तो अनुकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अनु, यहाँ पर उपसर्ग है और उसमें मूल शब्द जो कि करण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो शब्द बना सकते हैं जैसे कि अपराम, अपमान, अपजय या अपरण। तो मान, अपमान शब्द बन सकता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से बड़ी ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? तो मंडली बड़ी ई है, टोकरी बड़ी ई है, नाली बड़ी ई है, नगरीय, ईय इसमें प्रत्यय है नगरीय में। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? धृष्ट, पृष्ठ, पानिप, पंख। तत्सम शब्द इनमें से पानिप नहीं है। राइट ऑप्शन सी है, ये तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव आग, इसका तत्सम क्या होता है? तो आग का तत्सम अग्नि होता है। राइट ऑप्शन ए होगा साथियों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर भैंस, बारह, सच और पाद, जिसमें पाद एक तत्सम शब्द है। राइट ऑप्शन डी होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द का कौन सा भेद गलत यहाँ पर है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द तत्सम, तद्भव और देशज होते हैं, लेकिन रूढ़ ये उत्पत्ति के आधार पर शब्द का भेद नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है? ठगाई, सजावट, कुंज या फिर पुस्तक? तो समूहवाचक संज्ञा की बात की जा रही है यहाँ पर, तो कुंज ये समूहवाचक संज्ञा होगा। राइट ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? तो पीतल, लोहा, सोना ये द्रव्यवाचक हैं। मंडल द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। राइट ऑप्शन डी है। उसने पत्र लिखा, रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद क्या हो जाएगा? तो उसने ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, बी करेक्ट ऑप्शन है। इतना दूध लाए हो वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो इतना दूध लाए हो यानी कि मात्रा बताया जा रही है, और मात्रा परिमाणवाचक के अंतर्गत आती है। राइट ऑप्शन ए है। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो क्रिया कहलाते हैं। राइट ऑप्शन सी है। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा है? तो इसमें अव्यय पद हमेशा है। राइट ऑप्शन बी है, क्योंकि अव्यय शब्दों में कोई भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है? तो भला जो कि अव्यय शब्द है। राइट ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न है, अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? तो अनिल जो कि हवा का पर्यायवाची शब्द है, ये अनुपम का नहीं है। शेष सभी अनुपम के शब्द हैं। राइट ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची कौन सा है? तो कामदेव का पर्यायवाची शब्द इनमें से मार है। राइट ऑप्शन सी है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहुज्ञ होगा। राइट ऑप्शन सी है यहाँ पर। अल्पज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ है। इनमें से अनुग्रह का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो अनुग्रह का विलोम शब्द विग्रह होता है। राइट ऑप्शन डी है। वेद आर्यों के ग्रंथ हैं, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? आदि होगा, आदि होगा, अनादि होगा या आदि होगा? तो वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। मनुष्य जीवन की मनोवेगों के कारण होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा? तो मनुष्य जीवन की सार्थकता जो कि मनोवेगों के कारण होती है। राइट ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, अवर्णीय शब्द के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? एक वाक्य क्या होगा? तो अवर्णीय जिसका वर्णन ना किया जा सके या जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अवीरा उस स्त्री को कहा जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। गहरी नींद सोना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? घोड़े पर सवार होना, बेसुध होना, घोड़े बेचकर सोना या चैन की नींद सोना? तो घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद सोना। राइट ऑप्शन सी है। हाथ ना आना, मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो पकड़ में ना आना, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा। राइट ऑप्शन ए है। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस लोकोक्ति का निम्नलिखित में से सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कड़ा परिश्रम करना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। राइट ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा नहीं है? तो यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा, मिश्र वाक्य है। एक विज्ञान गोष्ठी हुई जिसमें अनेक वक्ता बोले, ये भी मिश्र वाक्य है। वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। मैंने एक पुस्तक खरीदी जो नई है, ये भी मिश्र वाक्य है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर इसका सही उत्तर क्या होगा? तो वह पंडित है किंतु हठी है। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, यहाँ पर व्याकरणिक दृष्टि से ये सही है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कर्म वाक्य वाला वाक्य कौन सा है? तो कर्म वाक्य वाला वाक्य, इसमें पत्र लिखा जाता है। राइट ऑप्शन ए है साथियों। अगला प्रश्न है, को किस कारक का प्रसर्ग है? कर्ता का, कर्म का, अपादान का, करण? कर्ता का, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ पर को जो कि कर्म का प्रसर्ग है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
निर्मल अंश के लिए टिफिन लाया है। रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो के लिए कर्ता ने कर्म को अपादान कौन सा हो जाएगा, तो संपदान कारक हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऋतु यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है। राइट ऑप्शन ए है। शुद्ध शब्द के अंत में क्या जोड़ने पर शब्द बहुवचन बन जाएगा। तो शुद्धजन शब्द जो कि बहुवचन हो जाएगा जन शब्द जोड़ने के पर। राइट ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, सीता सो रही थी वाक्य का काल क्या होगा। तो ये अपूर्ण भूत है, यानी कि सीता सो रही थी, अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है तो अपूर्ण भूत में आ जाएगा। राइट ऑप्शन सी है। निम्नलिखित में से निपात का उदाहरण कौन सा है। तो सा इसमें निपात का उदाहरण है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश क्या होगा। तो मुझे घर जाना, मैंने यहाँ पर अशुद्ध है। राइट ऑप्शन ए है। इस वाक्य का सही होगा कि मुझे घर जाना था। भारत में हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा घोषित किया गया है। तो अनुच्छेद 343 एक के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है भारतीय संविधान में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है। तो ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश की बोली नहीं है इसमें से। तो यहाँ पर होगा जयपुरी होगा। कन्नौजी ब्रजभाषा एक खड़ी बोली, तीनों उत्तर प्रदेश की हैं, लेकिन जयपुरी जो कि राजस्थान की भाषा है। तो राइट ऑप्शन डी होगा। कठिन प्रशिक्षण के बावजूद बहुत कम नेता बनते हैं, इस वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या हो जाएगा। तो डिस्पाइट रिगोर्स इंस्ट्रक्शन वेरी फ्यू लीडर्स आर प्रोड्यूस्ड। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वाटर सोर्सेस, इस वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो प्राकृतिक जल स्रोतों का संरक्षण, ये इसका उचित हिंदी अनुवाद होगा। राइट ऑप्शन ए है। तो साथियों, ये थी महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत एसएससी जीडी के लिए जो एग्जाम चल रहे हैं उसके लिए जो भी संभावित आपके हिंदी के प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। साथियों, वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद साथियों।